हाय स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक की डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ने चाहिए, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं वो हमें तैयार करनी चाहिए और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जो हमको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो ये चैप्टर भी हमारे पास काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट है। 7 मार्क्स का चैप्टर है और ये 7 मार्क्स की जो यूनिट है ये करना बहुत आसान। हमने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया था कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस सॉल्यूशन चैप्टर से हमने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी। ऑलमोस्ट जितनी भी चैप्टर में थी वो सभी डेफिनेशन थी, परंतु हमने आपसे कहा था कि वो सभी डेफिनेशन तो जरूर याद करनी है, मगर सब की सब डेफिनेशन केवल 2-2 लाइन की डेफिनेशन थी। अगर आप उन डेफिनेशन को लर्न करना शुरू कर दो तो मेरे मानकर चलते हैं कि एक दिन के अंदर आप वो डेफिनेशन सभी के सभी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा तो लग रहा है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया, मगर पूरा चैप्टर ज़्यादा नहीं है, केवल 2-2 लाइन की डेफिनेशंस हैं। अगर हम डेफिनेशंस को राइट डाउन करते हैं तो वो डेफिनेशन हमारे पास 2 या 3 पेज में लिख सकते हैं और लिख करके भी अगर हम उनको याद करें और समझ कर याद करें तो हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उसी तरह से आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको इस चैप्टर में तैयार करने हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमको याद करनी है, या एग्जाम से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पॉइंट क्या क्या है और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स पर हमको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, इसको आज हम स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th केमिस्ट्री और अपने बोर्ड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी कर सकें, या क्या क्या हुआ एग्जाम में उनको प्रिपेयर करना उसके बारे में वो भी यहाँ से सीख सकें और कम समय में अपनी पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्मॉल टाइम के अंदर हम एक पूरा का पूरा यूनिट कैसे तैयार करना है अगर हम करते चले जाएं तो उसको यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो ध्यान से समझें। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में पहली हेडिंग आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो स्टूडेंट्स, इस हेडिंग के अंदर हमको क्या करना है, इनकी बस केवल एक डेफिनेशंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक डेफिनेशन है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि उस डेफिनेशन का मीन्स क्या है। अगर हमारे पास एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या हमारे पास असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इन सेल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे को याद होने के साथ साथ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको कहेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहेंगे। और इसी के साथ हमने अगला टॉपिक लेकर चल रहे हैं LOAN, लॉन। लॉन मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसके लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है और एक लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड है और एक राइट साइड में इलेक्ट्रोड है। तो दोनों इलेक्ट्रोड में से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। एनोड पर और कैथोड पर दोनों में से किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा, किस पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, किस पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये हमको पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सॉल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन और सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन के साथ साथ सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन और सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन हमको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, चार्ज एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, किस पर ऑक्सीडेशन होता है, किस पर रिडक्शन होता है, एनोड किसका बनाते हैं, कैथोड किसका बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है,
ये सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए, बनाने को आ जाएगा। अगर पूछेंगे तो इसका डायग्राम भी देना पड़ेगा, और डायग्राम के साथ हमें इसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि हम इसको डेफिनेशन में सीधा सा इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका डायग्राम हमको याद होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये कैथोड की तरह से वर्क करता है या एनोड की तरह से वर्क करता है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद आ जाता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास कई बार बोर्ड में रिलेशन ड्राइव कराने के लिए भी आ गया है। तो कंडक्टिविटी के लिए जब हम रिलेशन ड्राइव करते हैं तो कंडक्टिविटी का रिलेशन किस प्रकार ड्राइव किया गया है वो रिलेशन भी हमको मालूम होना चाहिए। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए जो ग्राफ आता है वो ग्राफ भी हमको क्लियर होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के बीच जो ग्राफ दिया गया है वो ग्राफ हमको मालूम होना चाहिए कि उस मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के लिए जो ग्राफ है उस ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा ग्राफ है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा ग्राफ है। तो ग्राफ हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो ग्राफ की जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिकल रिलेशन और मैथमेटिकल रिलेशन का डेरिवेशन कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो डाइल्यूशन कहते हैं। तो वाटर ऐड करके जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते चले जाएंगे तो डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसका उल्टा कि अगर डाइल्यूशन ना करके अगर कहें कि कंसंट्रेशन करना है तो कंसंट्रेट करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मालूम होना चाहिए। और अगर हम डाइल्यूशन की जगह कंसंट्रेट करें तो कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट हमको मालूम होना चाहिए। वैसे जो इफेक्ट डाइल्यूशन का होगा जस्ट उसका अपोजिट इफेक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन का होगा। तो एक इफेक्ट आप लर्न कर लें, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक इफेक्ट डाइल्यूशन के लिए अगर आपने लर्न कर लिया तो कंसंट्रेशन करने पर, कंसंट्रेटेड करने पर जस्ट उसका अपोजिट इफेक्ट होगा। तो उसका डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो छोटी सी चीजें हमने डिस्कस की। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन क्लियर की। हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, किस पर ऑक्सीडेशन होता है, किस पर रिडक्शन होता है, एनोड और कैथोड पर कौन से चार्ज होते हैं। ठीक है, एनोड किस मेटल का बनाएंगे, कैथोड किसका बनाएंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा उसके बाद उसमें सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम क्लियर होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या है, किस लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं। दूसरा कंडक्टिविटी का मैथमेटिकल डेरिवेशन हमको क्लियर होना चाहिए, और कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। इसके साथ इनकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इनकी यूनिट भी आनी चाहिए। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, ये भी आनी चाहिए। और जो मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन के बीच जो ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो ग्राफ भी हमको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ और कोलरास लॉ की डेफिनेशन और कोलरास लॉ की एप्लीकेशन, ये डायग्राम ये फॉर डेफिनेशन हमको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कोलरास लॉ की डेफिनेशन और इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन और कोलरास लॉ की डेफिनेशन, ये भी 2 लाइन की डेफिनेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट बैटरी पर। तो बैटरी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एक गुड बैटरी की क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। बैटरी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बैटरी 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। तो हमको मालूम होना चाहिए प्राइमरी बैटरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी बैटरी किसको कहते हैं। तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए।
प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल क्या हैं और सेकेंडरी बैटरी के एग्जाम्पल क्या हैं। तो एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ड्राई सेल, मरकरी सेल, ये प्राइमरी बैटरी हैं, और लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी हैं। तो इनके यूज भी याद होने चाहिए कि प्राइमरी बैटरी का यूज कहाँ पर होता है और सेकेंडरी बैटरी का यूज कहाँ होता है, ड्राई सेल का यूज कहाँ होता है, मरकरी सेल का यूज, मरकरी इलेक्ट्रोड का वो सेल का यूज कहाँ यूज होता है, दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कहाँ करते हैं, निकल कैडमियम सेल का यूज हम कहाँ पर करते हैं। तो इनका यूज भी मालूम होना चाहिए। साथ साथ हमें ईच बैटरी के अंदर, ईच सेल के अंदर एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज किया गया है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। चाहे वो ड्राई सेल है, चाहे मरकरी सेल है, चाहे लेड स्टोरेज बैटरी है, चाहे निकल कैडमियम बैटरी है, सभी सेल्स में क्या मालूम होने चाहिए, एनोड कौन से मटेरियल का बना है, कैथोड कौन से मटेरियल का बना है, किसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया है, एनोड पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये हमारे को क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमारे पास मरकरी सेल को बटन सेल क्यों कहते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज कि ड्राई सेल में हमारे पास अमोनिया बनती है, तो अमोनिया गैस की स्मेल क्यों नहीं आती है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। मरकरी सेल है, मरकरी सेल जब तक यूज होता है कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, क्यों करता है, इसका रीजन क्लियर होना चाहिए। सेकेंडरी बैटरी है, तो सेकेंडरी बैटरी जो होती है हमारे पास, उसको हम रिचार्जिंग भी हो जाती है, डिस्चार्जिंग भी हो जाती है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तब क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिचार्ज हो रही है और तब क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो डिस्चार्जिंग के समय पर और रिचार्जिंग के समय पर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है फ्यूल सेल। क्या आ जाता है, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की हमें डेफिनेशन, फ्यूल सेल का एग्जाम्पल, और फ्यूल सेल के रूप में अगर हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं फ्यूल सेल के रूप में अदर फ्यूल के कंपैरिजन में, तो क्या क्या बेनिफिट हैं। हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है फ्यूल सेल के रूप में, क्यों, तो उसके रीजन हमें मालूम होने चाहिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बेस्ट फ्यूल के रूप में क्यों यूज होता है। तो फ्यूल सेल कौन से फ्यूल सेल हैं, क्या क्या उसमें फ्यूल यूज होता है फ्यूल सेल के अंदर, हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल के रूप में क्यों यूज होता है, फ्यूल सेल में एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का यूज कहाँ पर किया गया था सबसे पहले। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन के इनके आंसर्स हैं। ये जो मैंने सारे के सारे डिस्कस किए, ये आपको एक रीजनेबल, ज्यादा रटना नहीं है इस चैप्टर के अंदर कुछ भी, ये सब छोटे छोटे से एक एक लाइन के रीजनिंग हैं। तो आपको इसमें रट्टाफिकेशन नहीं करना है, केवल ध्यान लगाकर समझना है। बहुत इजी चैप्टर है, मगर इस इजी चैप्टर को तब इजी रहेगा जब आप इसके अच्छे से एक एक लाइन के, दो दो लाइन के कंसेप्ट को दिमाग में बैठ करके सोच लोगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। रटने की जरूरत नहीं है, बिना रटे ध्यान से समझना है, रिलेट कर लो, अपनी लाइफ से रिलेट कर लो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो कि ड्राई सेल का यूज बैट कहाँ पर करते हैं, मरकरी सेल का यूज कहाँ पर करते हैं, फ्यूल सेल का यूज कहाँ पर हुआ, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका यूज हो रहा है, एनोड पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी सी रिएक्शन टॉपिक्स हमको अच्छे से क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ भी नहीं, अगर आप बैठोगे तो एक दिन के अंदर इस थ्योरी को पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हो, मगर वो एक दिन आपको अभी देना होगा। पेपर के समय के लिए सोच कर ना रखें कि हम पेपर आएंगे तभी हम एक दिन में इसकी तैयारी कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके डाउट भी आएंगे, आपके डाउट अपने अभी क्लियर करोगे, अभी अपने टीचर्स के साथ क्लियर करोगे,
आपको अगर मुझसे भी डाउट है तो मेरे को भी आप भेज सकते हो। मैं आपके डाउट यहाँ पर, आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हो कि ये डाउट है, मैं आपको उन डाउट को, कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो आप अपने डाउट लिख सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो, मगर और क्लियर कर सकते हो। तो आप ज़्यादा देर ना करें, ये नहीं सोचें कि हम एग्जाम के समय पर प्रिपरेशन करेंगे, हो जाएगी, इजी है तो हम लास्ट टाइम पर कर लेंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इजी है इसका मतलब यह है कि हमें अभी प्रिपेयर करना है, एक दिन हमें इस चैप्टर को आज ही देना है, हमको ये सारे कंसेप्ट आज ही क्लियर करने हैं। ओके, तो ये थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए और अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन। तो स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल पोर्शन पर ध्यान दें। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो शुरुआत होता है हमारे पास नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन मीन्स क्या है कि नस्ट इक्वेशन, नस्ट ने हमारे को मालूम होना चाहिए कि नस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो रिलेशन दिया वो किसके लिए दिया। तो नस्ट ने किसी भी सेल के लिए, सेल में फिलअप इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच रिलेशन दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसके और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच इन्होंने एक रिलेशन दिया जिसे हम नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल कंपलसरी है, गारंटीड है कि इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। 100% ये क्वेश्चन हमारे पास आना है। तो आपको इस चैप्टर की एग्जाम्पल से, इंटेक्स से और एक्सरसाइज में जितने भी नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे अगर ये आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है तो आप इसको इजीली 100% सोल्ड आउट कर सको। तो कैसे सोल्ड आउट करोगे, ये हमारे पास अगर कोई जो इक्वेशन उन्होंने दी वो इक्वेशन अगर आपके पास हाफ इक्वेशन दी जाती है, कैसी इक्वेशन दी जाती है, हाफ इक्वेशन, या तो उस रिएक्शन में केवल रिडक्शन हो रहा है या केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, केवल हाफ इक्वेशन दी जाती है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इक्वेशन से निकालोगे। उस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस -0.0591 अपॉन n log p अपॉन r। तो E क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शन। और कौन सी हाफ रिएक्शन, ये मेटल पर n पॉजिटिव चार्ज है और मेटल एटम बन गया तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस n से 0 हो गई, तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये रिएक्शन में भाग लेने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और ये प्रोडक्ट के रूप में कंसंट्रेशन दे रखी है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, और रिएक्टेंट के फॉर्म में दे रखी है कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखो। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी सॉलिड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। केवल हमें कंसंट्रेशन लिखनी है जो आयनिक फॉर्म में कंसंट्रेशन दी है वो लिखनी है। प्रोडक्ट की दी है तो प्रोडक्ट की लिखेंगे, रिएक्टेंट की दी है तो रिएक्टेंट की लिखेंगे। गैसियस फॉर्म है या सॉलिड फॉर्म में है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये तो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए हो गया। और पूरे सेल की रिएक्शन मींस एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन दे रखी हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की रिएक्शन दे रखी है, तो हमारा पूरा सेल बन गया। तो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। अगर जो रिएक्शन आपको दी है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा, उस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो पूरा कंप्लीट सेल की रिएक्शन दे दी है। और कंप्लीट सेल की रिएक्शन दी है तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस -0.0591 अपॉन n, रिएक्शन में भाग लेने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने एनोड पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे उतने ही कैथोड पर रिडक्शन में भाग लेंगे। तो इसलिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो n की जगह रख देंगे। लॉग प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट के फॉर्म में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन नीचे, और प्रोडक्ट के फॉर्म में जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन ऊपर। ये यहाँ पर सेल के लिए यूज करोगे। और अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल दे रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से आप सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे। आप जो इक्वेशन दे रखी है
उस इक्वेशन से सेपरेट करोगे। सेपरेट करके ये देखोगे कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो जो कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप कैथोड पर रखोगे और एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप एनोड पर लोगे। तो कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करके आप सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे। इस तरह से आप सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे। वो वैल्यू पुट करके नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे। ये हो गया। दूसरा, ये इस फॉर्मूले का हम फाइंड यूज करेंगे कहां पर, गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करने में। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। इसमें n रिएक्शन में भाग लेने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम और E नॉट सेल जो ऊपर से निकाला दिया हुआ होगा या फाइंड आउट करोगे। तो E नॉट सेल F की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहेगी और रिएक्शन में भाग लेने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करके गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर E नॉट सेल दे रखा है Kc फाइंड आउट करना हो या Kc दे रखा है तो E नॉट सेल फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करो। और अगर Kc गिवन है और डेल्टा G नॉट फाइंड आउट करना है या डेल्टा G नॉट गिवन है और Kc फाइंड आउट करना है तो ये चार रिलेशन या पांच छह रिलेशन हमको ये फॉर्मूले यूजेबल्स हैं और इन फॉर्मूले का यूज करना है कि इसमें नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गारंटीड ये क्वेश्चन आपके पास आएगा ही आएगा। तो इन फॉर्मूले का प्रॉपर यूज करना सीखो कि किस तरह से हम ये फॉर्मूले रखेंगे और किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल पे भी दे रखे हैं इस पर बेस्ड, इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखे हैं इन पर बेस्ड और एक्सरसाइज में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी। एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड, बस केवल उन्हीं की प्रैक्टिस आप कर लें। ज़्यादा करें तो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लें और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ईयर टू ईयर, आप उनको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम इसका यूज किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमने कहा कि एक रिलेशन भी आता है ड्राइव। तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये आप फिजिक्स से भी जानते हो कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और जब रेजिस्टिविटी मालूम पड़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी का इनवर्स कहलाता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स होती है और रेजिस्टिविटी का इनवर्स करेंगे तो इस फॉर्मूले को इनवर्स कर देंगे तो कंडक्टिविटी 1/r इंटू L/A के इक्वल हो जाएगी और 1/r हो जाएगी कंडक्टेंस कैपिटल G और L/A हो जाएगा सेल कांस्टेंट G स्टार। तो ये G इंटू G स्टार हो गया और G स्टार सेल कांस्टेंट रहा और G की जगह हमने लिखा 1/r। तो हमारे पास ये सारे रिलेशन हैं, इनमें से कोई भी रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इनवर्स है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट हुआ कंडक्टिविटी 1/r इंटू L/A और इसी से हमने ड्राइव करा कि कंडक्टिविटी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट और इसी से आगे हम कहेंगे कंडक्टिविटी इक्वल है सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो जो भी वैल्यूज आपको दे रखी हैं उन वैल्यूज का यूज करके आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर कंडक्टिविटी आपके पास है तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब कंडक्टिविटी आपकी साइमन पर सेंटीमीटर में गिवन है। किसमें गिवन है, साइमन पर सेंटीमीटर में गिवन है। साइमन पर मीटर में गिवन है अगर कंडक्टिविटी तो पहले आप उसको कन्वर्ट कर लेना साइमन पर सेंटीमीटर में। तो कंडक्टिविटी अगर साइमन पर मीटर में है तो उसे पहले साइमन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे और फिर कंडक्टिविटी को 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलरिटी से डिवाइड कर दोगे, कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी जिसकी यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आप फाइंड आउट कर लोगे मोलर कंडक्टिविटी और फिर कोलास लॉ की एप्लीकेशन की हेल्प से आप निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और आगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी मोलरिटी हो गई, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, और इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी कोलरास लॉ की एप्लीकेशन है, और ये दोनों कोलरास लॉ की एप्लीकेशन हो गई। और आगे हम देखते हैं इसी में, तो ये कोलरास लॉ की हमने बताया दो एप्लीकेशन। कोलरास लॉ की एप्लीकेशन की हेल्प से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलरिटी की हेल्प से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। मगर एक प्रॉब्लम रही कि जी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें, तो कोलरास लॉ ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना बताया था। इसी के लिए रूल दिया था जिसे हम कहते हैं कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इंडिपेंडेंट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो इसी को अगर हम देखें तो कोलरास लॉ की हेल्प से अगर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिसोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं। क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हम कोलरास लॉ की हेल्प से? कोलरास लॉ की हेल्प से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों का सिंबल क्या है? लैम्डा एम नॉट। इसके दो नाम है, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया जाए, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया गया और उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हो। तो इसके बारे में कोलरास ने हमें बताया, और इन्होंने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला कहा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया है, जिस इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, आप उस इलेक्ट्रोलाइट में फाइंड आउट करो कि कौन कौन से आयंस आपको दिए हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम आयन है और दो क्लोराइड आयन है। तो कहता है कैल्शियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लो और क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लो। कैल्शियम आयन तो एक ही है मगर क्लोराइड आयन दो हैं, तो क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस हैं उन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करो और उन सबका प्लस कर दो। तो प्लस करके आप क्या कर लोगे? उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार दोबारा कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है और उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आयन है और कितने आयंस हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड में 2 आयन है, एक कैल्शियम आयन और एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम आयन 1 है और क्लोराइड आयन 2 है। तो कैल्शियम आयन 1 है तो एक आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और क्लोराइड आयन 2 है तो पहले एक क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, और 2 आयन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारा उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट हो जाएगी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यूज करके हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्फा का यूज करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट आती है फैराडे के लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर दे रहे हैं, और इस फॉर्मूले की हेल्प से फैराडे लॉ पर बेस्ड कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो इस फॉर्मूले में स्मॉल m है। स्मॉल m क्या बताता है कि जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजोल्व कर लेंगे और उसमें बैटरी लगा 2 इलेक्ट्रोड लगाकर करंट पास करेंगे, तब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो मिस करंट पास करने पर जो कैथोड है उस कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब करंट पास करते हैं तो करंट पास करने पर जो कैथोड होता है उस कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होती है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होती है। तो कितनी मेटल डिपॉजिट हुई है, उस मेटल का जो मास होता है, जो मेटल डिपॉजिट हुई है, मेटल का डिपॉजिट मास हम स्मॉल m से दिखाते हैं। तो स्मॉल m किसको बताता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट हुई है उस मेटल का मास कितना है, स्मॉल m। और जो मेटल डिपॉजिट हुई है उस मेटल का एटॉमिक मास कितना है, कैपिटल M। और करंट कितनी पास की, I। कितने समय तक पास की, टाइम t। और जब मेटल डिपॉजिट होगी तो क्या होगा, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगी तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल पर डिपॉजिट होंगे। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल आयन थे जिन पर N पॉजिटिव चार्ज था, तो मेटल आयन ने N इलेक्ट्रॉन गेन किए और N इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो गए। तो सॉल्यूशन में कौन थे, मेटल आयन। मेटल आयन में मेटल के ऊपर कितना चार्ज था, N पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव हो सकता है, 2 पॉजिटिव हो सकता है, 3 पॉजिटिव। अगर मेटल पर 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कैथोड पर जब मेटल आयन रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो एक मेटल आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो हो गई N की वैल्यू। किसकी वैल्यू, N की वैल्यू। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट। और इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रखोगे, 96500 कूलम पर मोल। ये इसकी वैल्यू याद रखना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके आप मेटल कितनी डिपॉजिट हुई है कैथोड पर उस मेटल का मास फाइंड आउट कर सकते हो, या करंट कितनी पास हुई उस करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो, कितने समय तक करंट पास हुई उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज हम किस में करेंगे, फैराडे लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक बार दोबारा देखें, स्मॉल m क्या, कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट से प्रोड्यूस मेटल आयन है, वो मेटल आयन कैथोड पर जाएंगे, कैथोड पर जाकर वो मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करके मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे और ये मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो मेटल की कितनी अमाउंट कैथोड पर डिपॉजिट हुई है, वो अमाउंट कितनी है, स्मॉल m। और मेटल जो डिपॉजिट हुई उस मेटल का एटॉमिक मास कितना है, कैपिटल M। कितनी करंट पास की, I। कितने समय तक करंट पास की, टाइम t। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, N। और F फैराडे कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप फैराडे लॉ पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप सब अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन फॉर्मूले पर बेस्ड इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन से, लिमिटेड क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। हमको बोर्ड में 7 मार्क्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है और वो 7 मार्क्स के लिए हम अगर इतना सा एफर्ट कर लेते हैं कि हम केवल इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटीड है कि हम ये 7 मार्क्स लेकर रहेंगे। हाफ मार्क्स भी हमारा कम नहीं होगा। 7 मार्क्स बहुत बड़ी वैल्यू है और उस वैल्यू को लेने के लिए हम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं मान कर चलता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपको सीखने में हेल्प मिली है, आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके।